गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ओजांक आईएएस के आज इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के की जो थ्योरीज थी, प्री डार्विनियन थ्योरीज, वो कौन सी थी, और उसी के साथ साथ हम लोग लेमार्किज्म भी पढ़ेंगे। तो जो लोग आ चुके हैं वो एक बार पिंग करें और बताएं कि वो आ गए हैं, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून अनस, गुड आफ्टरनून रमाशंकर, ज्ञानेंद्र, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी में, प्राइमरली जो फोकस था वो कहाँ था, वो एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, और डिसिप्लिन्स जो उनका रिलेशनशिप है दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ, उसके बारे में जाना था। अब आज जो हमारा ये सेशन है, ये हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसे कि हिंदी में कहते हैं जैव विकास, इसके सिद्धांत क्या थे, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो इसमें चार्ल्स डार्विन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डार्विन जब आए तो उसके बाद काफी चेंजेस हुए थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझने में और उनकी थ्योरी के माध्यम से, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। लेकिन उससे पहले भी कुछ जो थिंकर्स थे उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं प्री डार्विनियन, मतलब डार्विन से पहले के जो भी थ्योरीज थी। और उसके बाद क्या कुछ सुधार की आवश्यकता थी डार्विन की थ्योरी में, तो इसलिए सिंथेटिक थ्योरी बन आई थी। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं मुख्य कैटेगरीज हैं जिनके अंतर्गत हम थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। गुड आफ्टरनून कोमल, रवि, स्वाति, आप सभी का स्वागत है सेशन में। तो यहां आज हमारा जो फोकस रहेगा क्लास में वो रहेगा प्री डार्विनियन थ्योरीज पे, कि डार्विन से पहले कौन सी थ्योरी है। फिर नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग डार्विन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिर सिंथेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया रहे कि किस तरीके से विकास हो रहा था थिंकर्स का और इनकी थ्योरीज का। वो पहले क्या सोचते थे, बाद में किस चीज को मान्यता मिली, और क्या हर थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म थे। एग्जाम में आपके क्रिटिसिज्म भी पूछे जा सकते हैं। जब भी आप वैसे भी थ्योरीज के बारे में लिखते हैं तो आपने मेन पोस्टुलेट्स, जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे, और लास्ट में जितना भी मतलब स्पेस है, जितना भी वर्ड लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग अगर ज्यादा है तो आप इजिली 3 से 4 पॉइंट लिख दीजिए क्रिटिसिज्म के, अगर नहीं तो फिर आप 1 या 2 पॉइंट पे स्टिक करके क्लोज करते हैं आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी कि 10% अभी डिस्काउंट चल रहा है 9 सितंबर से 15 सितंबर तक, जो भी आप कोर्सेज लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिसको भी कोर्स में अभी इनरोल करना है वो कर सकता है और इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि जैव विकास, अब विकास तो हो रहा है, तो यहां जो हमारी जो स्टोरी चलेगी उसमें आप 2-3 चीजें जो मुख्य हैं वो ध्यान में रखिएगा कि कुछ जो थिंकर्स थे वो कह रहे हैं कि जो हम जो अभी प्रेजेंट
अगर अब हमारा जो फॉर्म है वो क्या है, वो पहले के जो फॉर्म्स थे उनका एक चेंज्ड वर्जन है एज पर द इन्वायरमेंट। मतलब जो भी इन्वायरमेंट के वजह से बदलाव आए हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी वजह से नए फॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स की तरफ हम लोग गए हैं। ठीक है, अब कुछ जो ऐसे भी थिंकर्स आए जिन्होंने कहा कि नहीं, जो अभी प्रेजेंट है ऐसे ही ईश्वर ने हमको पैदा किया था। ठीक है, उसकी यहां कोई इन्वायरमेंट से कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी थ्योरीज थी। और बाद में फिर एक कॉन्सेप्ट आया जो डार्विन का था, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि नहीं, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट है और उससे नए लाइफ फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, टाइम लगता है, ग्रेजुअल एक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में कुछ लोग कहते हैं कि चेंजेस होते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं चेंजेस नहीं होते हैं, जो है जैसा है वही वैसा ही चलेगा, नो चेंजेस। ठीक है, तो जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो आप ये चीज क्लियरली देख पाएंगे कि कौन चेंजेस करने की बात कर रहा है, कौन चेंजेस नहीं करने की बात कह रहा है। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर डार्विन आर सेड टू बी प्री डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन से पूर्व जो भी थ्योरीज थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने के लिए, वो क्या कह रही हैं, उन्हें नाम दिया गया प्री डार्विनियन। ठीक है, क्लियर। और दीज वर बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा, आपके पास क्लियर एविडेंस नहीं है लेकिन स्पेकुलेट कर लिया, आपने सोच लिया कि ये लाइफ फॉर्म इससे आया होगा या ये चीज इसकी वजह से होगी। मतलब आपको बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिकली आपके पास फैक्ट नहीं है क्लियरली। ठीक है, तो स्पेकुलेशन के बेस पे ये थ्योरीज बनी थी। और कीन ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला एनिमल है, फॉर एग्जांपल एप है, ये ह्यूमन से थोड़ा मिलता जुलता है, शायद कोई रिलेशनशिप होगा, उसके आधार पर उन्होंने बता दिया। लेकिन कीनली ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है ना। साइंटिफिकली आप क्लियरली देखेंगे कि कितना जेनेटिक मटेरियल सिमिलैरिटी है, कितना जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो यहां कीन ऑब्जर्वेशन और स्पेकुलेशन के बेसिस पे बता दिया कि ये इस तरीके से लाइफ फॉर्म डेवलप हुए होंगे। ठीक है, ओवर लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर्स ऑफ द अर्थ एंड बायोस्फीयर। तो ये इनका जो मेन फोकस है स्पेकुलेशन और कीन ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, तो जो लोग अभी जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग आज देख रहे हैं प्री डार्विनियन थिंकर्स। ठीक है, अब आता है सबसे पहले ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने स्पेकुलेट या कीन ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किया। तो अगर हम देखें तो ग्रीस में कुछ थिंकर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में पढ़ा जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ऐसे कौन थिंकर है, सबसे पहले एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल जो आपको पता है कि बहुत सारे विषयों में इन्होंने अपना योगदान दिया है, पॉलिटिकल साइंस में दिया है, एंथ्रोपोलॉजी में दिया है, ऐसे बहुत सारे हैं। इन्हें पॉलीमैथ भी कहा जाता है। पॉलीमैथ का मतलब क्या होगा, जो एक से अधिक क्षेत्रों में महारत रखता हो, जो उन चीजों का एक्सपर्ट हो। तो एरिस्टोटल ऐसे ही व्यक्ति थे, कहा जा सकता है कि बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे। तो इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा ही बिलीव्ड इन ओल्ड फॉर्म्स ऑफ लाइफ गिविंग राइज टू न्यू फॉर्म्स। मतलब कि जो पुराने फॉर्म्स हैं लाइफ के, सॉरी, उनसे ही नए का जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कि चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो सेम नहीं है, बदलाव होता रहा है। ठीक है, नोट्स के बारे में आपको नोट्स मिलेंगे इनके, आपको नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एंड पे कुछ समझने के टाइम पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
इसके अलावा तो जो एरिस्टोटल के अलावा दूसरे कौन से ऐसे ग्रीक थिंकर्स थे, उनके नाम थे हीरोडोटस और एम्फिडोकल्स। तो इन लोगों ने भी अपने कंट्रीब्यूशन दिए, समझाने की कोशिश की जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो ओल्ड से न्यू की तरफ डेवलप हुए, चेंज हुए हैं। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि ये ऐसा ग्रुप था थिंकर्स का जो बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है ना, कि वो ऐसा नहीं कह रहा कि जैसा लाइफ फॉर्म अभी प्रेजेंट है ऐसा ही रहा होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ से, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्लियर? अब जो दूसरे थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा, हीरोडोटस और एम्फिडोकल्स ने भी कहा कि प्लांट्स इवॉल्व्ड बिफोर एनिमल्स, मतलब जो प्लांट्स हैं वो एनिमल से पहले डेवलप हुए हैं। कहने का मतलब है कि एनिमल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं प्लांट से, और प्लांट्स पहले आए और उनके बाद एनिमल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, इंडिकेटिंग ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब इवोल्यूशन कैसा चल रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, यही इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक हम कह सकते हैं स्टेजेस हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, और उसी से हम अभी के जो प्रेजेंट टाइम के जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको समझ पाते हैं कि ये ऐसे कैसे बने होंगे। ठीक है, तो प्लांट्स का जो उद्भव है वो एनिमल से पहले है, ऐसा इन्होंने कहा, जिससे कि हमको ग्रेजुअल इवोल्यूशन के बारे में पता चला। मतलब काफी लंबा, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, बहुत आराम से आपका इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत तेज स्पीड से नहीं कि एक लाइफ फॉर्म से तुरंत दूसरे साल में दूसरा लाइफ फॉर्म आ जाएगा, नहीं, काफी टाइम में एक चेंजेस आते हैं, ग्रेजुअली चेंजेस आते रहे, और जिसकी वजह से सिंपल से हायर फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो हमने एंशिएंट टाइम में देख लिया, ग्रीक थिंकर्स थे, वो चेंज होने की बात कहते हैं, स्वीकारते हैं कि चेंज, बदलाव हुआ था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, बीच में एक ऐसी थ्योरी भी आई जिसने कहा कि बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी क्या कहती है, जो जैसा है वो वैसा ही रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ से, ऐसा ही ईश्वर ने बनाया था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट आया हो, कोई बदलाव नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि लाइफ फॉर्म में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, इट इज एज इट वाज इन द अर्लियर टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या कहती है थ्योरी, ऑल लिविंग थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए इन अनचेंजिंग फॉर्म्स। अनचेंजिंग फॉर्म्स मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और ड्यू टू डिवाइन विल, मतलब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ, उनका उद्भव हुआ, लेकिन कोई किसी में किसी बदलाव की चीज नहीं थी। अब ये किसने कहा, ये मेडिवियल टाइम्स की थ्योरी है। जब यूरोप में क्या था, बहुत ज्यादा रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, तो क्रिश्चियनिटी भी कहा जाता है कि इट इज क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसे क्या कहता है, क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ईश्वर ने ही सारे प्राणियों को बनाया है और उनमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स उशर। ये 17वीं सेंचुरी के एंग्लिकन आर्च बिशप हैं।
तो इन्होंने तो डेट भी फिक्स कर दी कि इस तारीख को ये सारा क्रिएशन हुआ था। क्या है ये तारीख? अक्टूबर 23, 4004 BC। तो ये क्या है, काफी हम कह सकते हैं ऐसा एक कॉम्पैक्ट थ्योरी दे दी है जो जिसमें डेट्स भी बता दी कि कब हुआ है, जो कि काफी ज्यादा जिसका क्रिटिसिज्म बाद में हुआ था कि हम इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं उनका कैसे एक स्पेसिफिक डेट बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो आगे आए तो उन्होंने इस थ्योरी को एक बेस बना के इसके काफी क्रिटिसिज्म्स किए, और जो भी आगे की थ्योरीज आई जो मॉडर्न टाइम में, वो इस चीज को एक कह सकते हैं एक बेस लेके वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपनी थ्योरी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक पर्सन है जिनका नाम है फादर सुआरेज। इनका भी जिक्र आता है कि ये काफी बड़े मतलब इसके एडवोकेट थे इस थ्योरी के, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये क्या है, थ्योरी कहती क्या है कि सारा जो विकास हुआ है, सारा जो डेवलपमेंट हुआ है, वो 7 दिन के अंदर हो गया। अब काफी मतलब कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बात है कि 7 दिन में सारी पृथ्वी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। कैसे हुआ? फर्स्ट है डार्कनेस एंड, पहले दिन क्या हुआ, लाइट का डेवलपमेंट हुआ डार्कनेस में से। दूसरे दिन स्काई और वाटर, पानी और आसमान, इसका डेवलपमेंट हुआ। तीसरे दिन लैंड एंड प्लांट्स, मतलब जमीन और जो भी पौधे दिखाई देते हैं वो सारे का विकास थर्ड डे हुआ। फोर्थ डे सन मून एंड स्टार्स, सन मून और स्टार। फिफ्थ डे किसका हुआ? बर्ड और फिश का, बर्ड और फिश का। और सिक्स्थ डे किसका हुआ? मैन, एनिमल्स, इनका विकास हुआ। तो कहने का मतलब है, और सेवंथ डे क्या हुआ? 7वें दिन गॉड वेंट टू रेस्ट, रेस्ट करने चले गए। तो कहने का मतलब ये टोटली रिलीजियस एक थ्योरी है जो क्रिश्चियन रिलीजन को एक बेस बना के दी गई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ये क्लास बाइलिंगुअल है, जिनको भी डाउट है बाइलिंगुअल क्लास है, तो इसमें इंग्लिश में रहेगा, समझाना आपके दोनों भाषा में होगा, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ठीक। इसके बाद एक और थ्योरी आई जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, सॉरी कैटास्ट्रोफिज्म। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है? कैटास्ट्रोफिज्म मतलब डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन की बात क्यों देखी जाती है कि एक टाइम था जब डायनासोर्स पूरे अर्थ पे थे, उनका एग्जिस्टेंस था, और बाद में जब हम लोग अभी भी जब वो एक्सकेवेशंस करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसमें हमें डायनासोर्स और उनके अलग अलग जो रेसेस थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब एक जमाने में थे और वो क्यों विलुप्त हो गए, उनका कैसे एक पूरा एक्सटिंक्शन हो गया, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो उसमें बताया गया, किसी ने कहा कि मीटोराइट जो होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनके वजह से डेथ हुई, कोई इकोलॉजिकल रीजंस बताते हैं। तो यहां जो थ्योरी दी गई है इसको दिया है फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जॉर्ज कुवियर। अब इन्होंने क्या कहा कि जो भी डायनासोर्स हैं पृथ्वी पे जो पहले थे, अब इनका डिसअपीयरेंस हुआ है, ये अब विलुप्त हो गए हैं। क्यों? ड्यू टू फिक्सिटी ऑफ स्पीशीज। क्यों? क्योंकि कुछ पीरियोडिक कैटास्ट्रोफ्स आए थे पृथ्वी पे, डिस्ट्रक्शन भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी में कैटास्ट्रोफ्स भी आते हैं,
ठीक है, और इससे क्या होगा, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर बाद में फिर से हम कह सकते हैं एक डेवलपमेंट होगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। एज पर दिस थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। क्यों, इसके अब रीजंस क्यों है, क्योंकि जब एक्सकेवेशंस की गई तो हमको काफी सारे फॉसिल्स भी मिले, और उनके आधार पे हमने देखा कि ये लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी, और इनके बारे में जो भी हमें जानकारी है वो आर्कियोलॉजी, जो हमने पहले देखा था एक सब्जेक्ट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो उससे भी हमें काफी जानकारी मिली है। लेकिन रीजन क्या था उनके डिस्ट्रक्शन का, वो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो उसमें एक ये थ्योरी है कि मीटेराइट के जो उस टाइम गिरी थी अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, दीज कैटास्ट्रोफ्स डिस्ट्रॉयड द लाइफ फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कुछ टाइम के इंटरवल के बाद कैटास्ट्रॉफ या जो भी ये डिस्ट्रक्शन है ये होता रहा है, और इससे क्या है, नए और कुछ यूनिक टाइप के लाइफ फॉर्म्स डेवलप किए हैं, नए और यूनिक फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म डेवलप किए हैं डिस्ट्रक्शन के बाद। तो अगर हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो क्या बता रहा है कि डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर नए लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए। बट ही कुड नॉट साइंटिफिकली एक्सप्लेन इट टू फुल एक्सटेंट। अब ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी थ्योरी, क्योंकि इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। कुछ लोग कहते थे ऐसा नहीं हुआ था, एक ऐसे भी आगे हम लोग देखेंगे थ्योरी, वो कहती है कि नहीं, जो डिस्ट्रक्शन था वो ऐसा अचानक नहीं हुआ है, वो ग्रेजुअली वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट की हैं और नई स्पीशीज डेवलप की हैं। तो ये थ्योरी को अभी इतनी मान्यता नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की ये थ्योरी क्या कहती है कि ड्यू टू कैटास्ट्रॉफ्स लाइफ डिस्ट्रक्टेड, और उसके बाद नई लाइफ फॉर्म्स आई थी। ठीक, लेकिन साइंटिफिकली ये थ्योरी पूरी तरह सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाती। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? नो, ठीक, गुड। अब आते हैं उसी का दूसरा, हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म था थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म का, वो था थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। इसका मतलब है, जिससे वर्ड से भी पता चला, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा कोई सडन चेंज नहीं हुआ है। तो सडन चेंज नहीं हुआ है, ग्रेजुअल चेंज हुआ है। और इसको उसके एक बहुत बड़े सपोर्टर थे चार्ल्स लाय ने ये थ्योरी दी थी, और इन्होंने कहा कि ये जो पहले वाली थ्योरी थी ये सही नहीं है, ये इसमें फैक्चुअली प्रॉब्लम है इस थ्योरी में। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि प्रेजेंट वुड बी द की टू अंडरस्टैंड द पास्ट। पहले वाला क्या कह रहा था, जब हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, हम जब खुदाई कर रहे हैं तो हमें चीजें मिल रही हैं, उसके आधार पे आपने चीजों को समझाया। ये कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट को एक बेस बनाइए और उसके हिसाब से आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि अर्थ मस्ट बी कंसिडरेबली ओल्ड, जो हमारी पृथ्वी है ये काफी पुरानी है, और नेचुरल प्रोसेस होते रहे हैं टाइम टू टाइम। जैसे आपने अभी भी देखा होगा, कुछ जगह पे फ्लड आ जाता है, पहले कुछ साल पहले तक नहीं आता था, है ना। उसके कई रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज है या जो भी उसके रीजंस हैं, कोई अपने फॉरेस्ट की कटाई ज्यादा हो गई तो एफॉरेस्ट्रेशन हो गया, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, तो ये सभी कारणों से बदलाव होता रहा है, ये थ्योरी ये मानती है। और कि अर्थक्वेक हो गया, ग्लेशियल मूवमेंट, ग्लेशियर्स होते हैं जो पहाड़ों पे, उनका कुछ मूवमेंट हुआ, वॉल्केनोज आए,
भूमि का अपवर्धन, इरोजन हुआ, तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको दरकिनार कर देंगे, इनको साइड करके कहेंगे नहीं एक कोई सडन कोई चेंज हुआ उसके आधार पे आप इवोल्यूशन को समझा रहे हैं, नहीं, ये कहते नहीं, ग्रेजुअल था। और प्रेजेंट को आप साथ में लेके समझने की कोशिश करिए, प्रेजेंट को देखिए क्या है और उसके आधार पे आप पास्ट को स्टडी करिए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। और उससे पहले वाली थ्योरीज क्या कहती थी, वो पास्ट की खुदाई पे कहती थी कि हम एक्सकेवेशन किए उसके आधार पे प्रेजेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये क्या कहती है, जियोलॉजिक रिकॉर्ड एज एविडेंस फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म कैटास्ट्रोफिज्म का क्या था, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि जो भी फॉसिल रिकॉर्ड्स देखे गए या रॉक्स देखी गई, रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल्स पाए गए और उसमें देखा गया कि वो जैसा बता रहे हैं चेंजेस सडन हुए हैं, तो कुछ उसमें भी आपके लेयर्स फॉर्मेशन में भी चेंजेस होंगे उसी टाइप में, ऐसा देखने को नहीं मिला था। काफी ग्रेजुअल नेचर के चेंजेस आपको सॉइल में और रॉक की स्टडीज में मिले हैं। तो इसी आधार पे आप ये कह सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट कैटास्ट्रोफिज्म नहीं हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है। तो इस यही चार्ल्स लाए और उनके जैसे कई और थिंकर्स ने कहा। क्लियर है? कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग काफी इंपॉर्टेंट जो हमारा लास्ट पॉइंट में क्या दिक्कत है आकाश? हाँ, लास्ट पॉइंट में देखिए, जियोलॉजिक रिकॉर्ड एज एविडेंस्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब जो भी हमको रिकॉर्ड्स मिले हैं, जियोलॉजिक मतलब जो भूमि के जो भी हमने एरिया में रिसर्च किया है, अपनी स्टडीज की हैं, तो उसके वहां हमें रॉक्स मिले हैं, अलग अलग लेयर के रॉक्स मिलते हैं आपको जमीन जब एक्सकवेट करते हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म की। कैटास्ट्रोफिज्म क्या कहता है कि सडन चेंजेस हुए, सडन डिस्ट्रक्शन हुए अर्थ पे, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और इसके एविडेंस हमें रॉक्स में मिले हैं। ठीक है, कि ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं, सडन नहीं है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी थी वो कुछ चेंजेस थे। जो ग्रीक थे वो कहते थे कि चेंजेस हुए हैं, वो एक्सेप्ट करते थे कि चेंजेस सिंपल से लाइफ फॉर्म में डेवलप हुआ है इवोल्यूशन में। जो हमारा स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी थी वो कहती है कि चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस नहीं हुए। अब इससे पहले जो दो थ्योरी थी, कैटास्ट्रोफिज्म और यूनिफॉर्मेटिज्म, वो दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि चेंजेस हुए थे। ठीक है, अब उसी चेंजेस की बात करने के लिए एक नई आई है थ्योरी जिसे कहते हैं लेमार्किज्म। लेमार्किज्म काफी एक बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी कही गई थी जब ये प्रस्तुत की गई थी। अपनी किताब में इसको प्रस्तुत किया था जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने, जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क, और ये कहां के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस के थे। और इन्होंने 1809 में अपनी एक किताब पब्लिश की जिस किताब का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक, फिलॉसफी जूलॉजिक। इस किताब में इन्होंने काफी ये बड़ी कंप्रिहेंसिव थ्योरी इवोल्यूशन की प्रस्तुत की। ठीक है, अब इसको कहा जाता है कि पहली बार कंप्रिहेंसिवली इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस को समझाया गया, बताया गया था इस।
और सबसे एक अच्छा फैक्ट ये है कि 1809 में ही चार्ल्स डार्विन का जन्म भी हुआ था, जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनका जन्म भी इसी साल हुआ और इसी साल इन्होंने लेमार्क ने अपनी थ्योरी भी प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? कुछ लोग लेमार्किज्म कहते हैं, जो इजी वर्ड है, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता तो जिसने दिया है उसके नाम के पीछे हमने इज्म लगा दिया तो लेमार्किज्म हो गया। या फिर इसको जो सही इसका जो फॉर्मेशन है या नॉमेनक्लेचर है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कहने का मतलब जो भी कैरेक्टर्स हमने एक्वायर किए हैं एक लाइफ में, इस लाइफ में अगर कोई भी कैरेक्टर्स हमने नए एक्वायर किए हैं, नए हमारे अंदर आए हैं, तो वो इनहेरिट होंगे। वो क्या होंगे? वो दूसरे जनरेशन में जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे जाएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहां लेमार्किज्म एक काफी रिवॉल्यूशनरी थ्योरी आई हमारे 1809 में। ठीक है, अब इस थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स क्या थे या मुख्य बिंदु क्या थे? अभी प्रिंसिपल्स नहीं है, ये वो अलग चीज है। फीचर्स क्या हैं? कुछ इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले इस थ्योरी में आपको यह देखना होगा कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, और एनवायरनमेंट की वजह से हमें वो नीड्स जागृत होती हैं और बाद में वो उनकी वजह से नए कुछ ऑर्गन्स या लाइफ फॉर्म्स जो भी चीजें वो डेवलप हो रही हैं। तो एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल बताया गया था इस थ्योरी में, कि मतलब एनवायरनमेंट प्लेज ए रोल इन द न्यू कैरेक्टर्स या न्यू ट्रेड्स के जन्म होने में एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ये क्या कहता है? पहला अगर हम लोग देखें फीचर, स्पीशीज चेंज अंडर चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जो भी स्पीशीज है, एक्स स्पीशीज है, कोई भी है, अब जैसे ही हालात बदलेंगे, एक जोक भी चलता है ना कि ये तो तुरंत हालात बदल गए और समय बदल गया, इस टाइप का। तो कहने का मतलब है हालात बाहर के बदले तो स्पीशीज में भी कुछ बदलाव आएंगे। ठीक है, स्पीशीज में बदलाव आएंगे और देयर इज ए फंडामेंटल यूनिटी अंडरलाइन डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। मतलब जितनी भी स्पीशीज हैं, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो एक लाइफ फॉर्म से डेवलप हुई है और वहां से वो डाइवर्सिफाई हुई है, लेकिन एक यूनिटी तो है। जो हमने आगे, जैसे जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी 10वीं तक, बहुत ऊपर वाली नहीं, उसमें था कि सारे लाइफ फॉर्म्स कहीं एक सिंगल सेल से आए होंगे और वहां से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए। ठीक है, तो यहां वही कह रहा है कि देयर इज ए फंडामेंटल यूनिटी, एक यूनिटी रही है जिससे कि हम बता सकते हैं कि वहां से डाइवर्सिफाई हुए हैं स्पीशीज, नए नए जो भी स्पीशीज बने हैं वो एक लाइफ फॉर्म से आए होंगे। और तीसरा फीचर क्या कहता है? स्पीशीज प्रोग्रेसिवली डेवलप्स। तो जैसे ही कोई भी स्पीशीज वन आया, उसके बाद वो डेवलप करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इन्वायरमेंट के इंपैक्ट हुआ और उसके बाद वो एक कोई दूसरा स्पीशीज में डेवलप बन गया, है ना। तो इन्वायरमेंट का एक रोल इसमें क्लियरली बताया गया, क्योंकि इससे पहले क्या स्पेकुलेशन चल रहे थे। वो हो सकता है पुराने से नए आए होंगे, कुछ रीजंस होंगे जिनकी वजह से होता है। लेमार्क ने इन सब चीज को विराम दिया, इसने साइंटिफिकली कुछ चीजें अपनी पॉइंट्स रखे। ठीक है, तो इसने कहा कि स्पीशीज चेंज अंडर चेंजिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। दूसरा, कुछ यूनिटी है जिससे कि डाइवर्सिटीज ऑफ स्पीशीज एक्सप्लेन की, और स्पीशीज का प्रोग्रेसिवली डेवलप होता है। मतलब कहने का मतलब सडन चेंज नहीं होगा, स्पीशीज में सडन चेंज नहीं होता। ये काफी हम कह सकते हैं बोल्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा कहना भी आगे आने वाली हम थ्योरीज में देखेंगे कि ऐसा नहीं है। कुछ बदलाव होते हैं वो सडन भी होते हैं, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, है ना। म्यूटेशन होता है सडन होगा, उसका नाम ही है कि सडन चेंज को म्यूटेशन कहा जाता है।
जबकि कुछ होते हैं जो प्रोग्रेसिवली, कुछ ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं, बहुत लंबे समय में बदलाव आते हैं वो, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स क्या हैं लेमार्किज्म के। लेमार्किज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं? सभी को क्लियर है यहां तक, इससे पहले की स्लाइड तक? तो 4 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए। पहला इन्होंने कहा ग्रोथ, थ्योरी ऑफ ग्रोथ और इलन वीटे या ग्रोथ और इंटरनल अर्ज। मतलब हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ इंटरनल अर्ज होती है बदलाव के लिए। कहने का मतलब है आपकी हर व्यक्ति के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक बदलाव करने की एक अर्ज है, इंटरनल अर्ज है, या इंटरनल फोर्स कह सकते हैं। उस फोर्स का नाम इन्होंने कहा इलन वीटे। फ्रेंच थे तो उन्होंने कुछ नए टर्म्स भी थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा अर्ज है आपकी बॉडी में। दूसरी इन्होंने बात कही कि इन्वायरमेंट का प्रेशर हुआ, इन्वायरमेंट का प्रेशर हुआ, आपके अंदर से एक फोर्स है, इन्वायरमेंट का इंपैक्ट हुआ और आपने नए ऑर्गन्स डेवलप किए, आपकी अर्ज किया। और अर्ज का मतलब होता है कि नीड, इंटरनल नीड है, आंतरिक हम कह सकते हैं एक नीड है, जरूरत है कि हमें बदलाव लाना है। और दूसरा इंपैक्ट क्या कह रहा है? इन्वायरमेंट का, जिसकी वजह से नए ऑर्गन डेवलप हुए। और तीसरा इसने कहा कि थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, जो भी ऑर्गन डेवलप हुआ अगर वो आप अच्छी तरह यूज करेंगे तो वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा, और वो हो सकता है कि वो जो भी ट्रेड्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाए, और जिसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। और फोर्थ जो इन्होंने कहा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जो भी एक्वायर्ड नए कैरेक्टर्स आए उनको आपने इनहेरिट किया, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किया। अभी हम सबको चारों को देखेंगे, अभी सिर्फ नाम है, हम चारों को समझने की कोशिश करेंगे ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कभी शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आते हैं तो आपको उसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रहने चाहिए। जैसे इस अगर लेमार्किज्म आता है तो आपने क्लियरली बताया कि ये किस पर्सन ने दिया था, है ना, किस पर्सन ने दिया, किस बुक में है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने जैसी जितना भी स्पेस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके प्रिंसिपल्स, आपने प्रिंसिपल्स बताए। अगर जगह है तो प्रिंसिपल्स के बाद क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, नई जगह है तो फिर क्रिटिसिज्म काफी हल्का सा लिख के खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी खत्म नहीं है, अभी हम लोग समझाना शुरू करेंगे, ठीक। अब देखते हैं ये 4 प्रिंसिपल क्या हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं इंटरनल अर्ज, थ्योरी ऑफ इंटरनल अर्ज या इलन वीटे। क्या कह रहा है कि एक फोर्स है, हर इंसान में एक फोर्स है जो कुछ बदलाव करना चाहती है। वो फोर्स क्या कहता है ये कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ लाइफ टेंड टू इंक्रीज द साइज। अब जो भी जैसे छोटा ऑर्गेनिज्म है ए, ये चेंज होके बड़ी शेप का बन जाएगा, ये कह रहा है कि ये फोर्स की मदद से। तो ये क्या कह रहा है, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, छोटा साइज का था वो बड़े साइज का हो गया इस फोर्स की मदद से। नॉट ओनली एज ए होल बट इन एवरी पार्ट एज वेल एज अप टू द लिमिट ऑफ देयर फंक्शन। इतना बढ़ता जाएगा जब तक वो काम कर पाए, ऐसा नहीं मतलब काम करना ही बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ग्रोथ हो रहा है फोर्स की वजह से। इन्होंने कहा कि हर लाइफ फॉर्म अपने साइज से बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, क्लियर।
तो यहां अगर हम लोग देखें, पहला नियम, अभी सभी नियमों का क्रिटिसिज्म भी था, वो भी देखेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, एक यूनिलेटरल चेंज की बात कर रहा है, कम भार से ज्यादा भार की तरफ जा रहे हैं, या कम छोटे साइज से बड़े साइज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है नियम या प्रिंसिपल, डायरेक्ट इन्वायरमेंट एंड न्यू डिजायर। अब जो भी नया ऑर्गन डेवलप हो रहा है या पार्ट डेवलप हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल इंपैक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। आउटकम ऑफ मूवमेंट विच इज इनिशिएटेड बाय न्यू एंड कंटिन्यूअस डिजायर और वांट। हमारे अंदर एक अर्ज है, उसकी वजह से डेवलप हो रहा है, और इसमें एक इन्वायरमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंटरनली अर्ज आई, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट मिला, और क्या हुआ, नया ऑर्गन डेवलप हो गया, ठीक है। इंटरनल अर्ज प्लस इन्वायरमेंट, न्यू ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर। अब ये जो नया ऑर्गन आया था, ये इस अर्ज को, इस नीड को एक हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आएगा। जो भी हमारी नीड थी वो ऑर्गन से पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरी स्टेज क्या कहती है, यूज एंड डिसयूज। अब ऑर्गन आपका पहले था अर्ज या इंटरनल फोर्स प्लस इन्वायरमेंट, उससे बना नया ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या है, इस नीड को पूरा करेगा, इस जरूरत को। अब इस ऑर्गन का क्या होगा, अब इस ऑर्गन का यूज होगा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप इस्तेमाल करिए या इस्तेमाल मत करिए, है ना। कभी कभी होता है ना, आप गए, आपने कोई कोर्स लिया, आपको सब चीज सही लगी, आपने ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग होते हैं ज्वाइन तब भी कर लिए जब भी उनको समझ में भी नहीं आ रहा, तब भी कर लिए। बाद में क्या हुआ, वो उस चीज को, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो बस एज ए सब्सक्रिप्शन ही रह गया, बाकी चीजें नहीं हो पाई, है ना। तो यूज होगा, तो ये क्या कहता है नियम, कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स यूज। जितना आप यूज करेंगे उतना वो ऑर्गन डेवलप करेगा, ठीक है। जितना आप यूज करेंगे वो ऑर्गन उतना डेवलप करेगा। आप ज्यादा यूज करेंगे ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा, नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। कंटिन्यूड यूज स्ट्रेंथन्स द ऑर्गन लिटल बाय लिटल until its full development is attained, while disuse has the opposite effect, organ diminishing until it finally disappears, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा ये क्या है, ठीक है। तो डिसयूज के बाद वो ऑर्गन डिमिनिश हो सकता है, ऐसा ये कहता है। तो इसके लिए उसने बताया कि कुछ बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो अभी वो क्या है, डिसफंक्शनल है। इसी तरीके से अब आते हैं चौथे नियम पे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब यहां थोड़ा सा एक वर्ड है जिसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ऑल दैट हैज बीन एक्वायर्ड और अल्टर्ड। जो सारे चेंज, ये एक चेंज की नहीं कह रहा, कोई भी बदलाव हुआ है शरीर में, बॉडी में कुछ भी बदलाव हुआ है, उसको ये कह रहा है कि ये दूसरे उसमें चले जाएंगे जनरेशन में। All that has been acquired or altered in the organization of individuals during their life is preserved and transmitted to new individuals, ठीक है। ये कह रहा है सारे बदलाव हो जाएंगे, और ये भी यही एक कारण है, ये वर्ड, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस नियम की क्रिटिसिज्म हुई थी। ये नियम की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इसी ऑल की वजह से हुआ। क्यों, उसको आगे देखेंगे हम लोग क्यों हुआ। क्योंकि सारे बदलाव क्या होते हैं, वो आपके जीन में नहीं जाते हैं। आपके जो भी बदलाव हुए हैं वो कुछ होते हैं आपके सोमैटोटाइप में जाते हैं। सोमैटिक जिन्हें कहते हैं कि हम लोग
आपके ट्रेट्स हैं, तो उसमें अगर कोई चेंज हुआ है तो वो आपके दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर वो जीन्स में, जीनोटाइप में बदलाव हुआ है, वो ही दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो यहां ये नियम ऐसा नहीं मान रहा, ये कह रहा है सारे बदलाव, जितने भी बदलाव हुए हैं वो सारे दूसरे जनरेशन में जाएंगे। तो ये इसका एक कंट्रोवर्शियल या एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। ठीक है, यहां तो यहां तक चारों नियम आप लोगों को पता चल गए, कोई डाउट? तो हमने पहला जो नियम देखा था वो देखा था इंटरनल अर्ज का, दूसरा देखा डायरेक्ट इन्वायरमेंट एंड न्यू डिजायर का, तीसरा हमने देखा यूज एंड डिसयूज, और फोर्थ देखा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से समझने में थोड़ी आसानी होती है। अब ये सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है जो आप अभी देखेंगे, लेमार्क ने भी दिया था और डार्विन ने भी इसको अपने तरीके से समझाया था। तो जिराफ का जो एग्जाम्पल है वो दोनों ने यूज किया है, लेकिन कहने अपने इंटरनल जो उनकी थ्योरीज थी वो अलग थी। ठीक है, ये क्या कहता है, पहले जिराफ कैसा था, एक डियर टाइप का एक एनिमल था जिराफ, और ये क्या करता था, जो ग्रास में जो भी फूड मिलता था वो खाता था नीचे लेवल पे। लेकिन सिंस क्या हुआ, नीचे के जो ग्राउंड था वहां चीजें जो ग्रास थी वो कम होने लग गई, तो इसने प्लांट पे वहां जाने के लिए इसके अंदर एक इंटरनल क्या हुआ, अर्ज हुआ। पहली अगर हम पॉइंट देखें क्या था, इंटरनल अर्ज है ना। उसकी वजह से अब इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट में यहां कुछ नहीं है खाने के लिए, तो अब क्या होगा, नए ऑर्गन डेवलप होंगे। नए ऑर्गन कैसे होंगे, लंबी नेक, ठीक है, नेक लंबी हो गई। तीसरा नियम क्या कहता है, यूज एंड डिसयूज। अब ये वाले चीजें ये यूज कर रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, इसको बार बार यही इस्तेमाल कर रहा है, और लंबे और लंबे। तो वो क्या है, ये जो कैरेक्टर है ये फोर्थ नियम के हिसाब से इनहेरिट हो गया, दूसरे जनरेशन में चला गया। तो इसने इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझाया। ओरिजिनल डियर लाइक एंसेस्टर ऑफ जिराफ फाउंड द सप्लाई ऑफ ग्रास एंड हर्ब्स इनएडिक्वेट, कम मिल रही थी उसको ग्रास, हेंस द जिराफ्स वर फोर्स्ड टू फीड ऑन द फोलेज ऑफ ट्रीज। मतलब ट्रीज में जो भी पत्तियां होती हैं उनको ये खाना इन लोगों ने शुरू किया। तो ये सारे चेंजेस ऐसे आए। ठीक है, क्लियर? आप सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक, अब in the process of reaching the leaves of higher branches, the neck got stretched and the forelegs were raised. तो neck तो रेस हो ही रही है, ये एरिया जो है neck का ये तो रेस हो ही रहा है, इसके साथ साथ लेग्स भी इनके स्ट्रेच हो रहे हैं। तो प्रेजेंट अगर जिराफ देखें तो उसके लेग्स भी काफी लंबे होते हैं, नेक ही नहीं है, तो वो सारा एक साथ ही हो रहा है, नेक और फोर लेग्स दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक, This process of stretching the neck was continued for generations to reach the foliage of taller trees. जो इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जिस एरिया में ये थे वहां ट्री लंबे थे, इनको ग्रास पे चीजें नहीं मिल रही थी, ग्रास गायब थी, तो इसकी वजह से ये सारा चेंजेस हुआ। और अब जो लॉन्गर नेक्स था इसकी वजह से एक नए स्पीशीज का डेवलपमेंट हुआ। तो डियर जैसा पहले था वैसा बदलाव हो गया और अब मिला हमको जिराफ। ठीक है, तो ये सारा इसने किसने बताया, लेमार्क ने एक्सप्लेन किया इसको अपने थिंकिंग के, अपने पोस्टुलेट्स के हिसाब से, जो इनके नियम थे, जो कि इंटरनल एक फोर्स होगी, फिर इन्वायरमेंट मतलब यहां खाने के लिए चीजें नहीं है, तीसरा फिर इन्होंने बताया कि इसका यूज हुआ, इस लंबी नेक का इस्तेमाल हुआ,
और चौथा इन्होंने बताया कि ये जो लंबी नेक है ये इनहेरिटेंस हो गया इसका दूसरे जनरेशन में। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा दूसरे कई एग्जाम्पल्स इन्होंने लेमार्क ने दिए अपनी थ्योरी को ये भी बताने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हमने केस स्टडी की है। उन्होंने कहा बहुत जगह ये सिद्धांत देखने को मिलता है कि कुछ चीजें हमें जरूरत थी, इन्वायरमेंट की वजह से हमारे अंदर एक इंटरनल अर्ज थी, या फिर अर्ज की वजह से इन्वायरमेंट में भी जब बदलाव आया तो वो दोनों मिल के एक नई ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ। तो उसमें सबसे पहला अगर हम लोग देखें जिराफ के बाद, एक है वेब्ड फीट। जैसे जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ऐसे जो पक्षी होते हैं, उनके फीट कैसे, नॉर्मली फीट कैसे होते हैं, बहुत स्टिक टाइप के होते हैं। यहाँ क्या वेब्ड हैं। अब इनको क्या होता है, जैसे जमीन पे इनको लैंड पे रिसोर्सेज नहीं मिले, यहां खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, पानी में जाएंगे। पानी में जाएंगे तो इनको वेब्ड फीट वाले जो भी एनिमल्स होंगे उनके साथ कंपीट करना है, तो वहां इनको ये मॉडिफिकेशन हेल्प करेगी। तो इन्होंने कहा वेब्ड फीट ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स इज बीइंग इनिशिएटेड बाय हंगर। हंगर का इंटरनल, आपको भूख लगी है, आपको जमीन पे खाना नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, नए वेब्ड फीट डेवलप किए जो आपको स्वैम्प, जैसे जो वैसा एरिया होता है जो जहाँ कीचड़ है या पानी है, थोड़ा पानी है, ऐसी जगह पे ये वाले फीट हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है वेब्ड फीट में, जैसे डक्स हैं, डक्स में होता है वो जमीन पे भी आ जा रहे हैं, दोनों जगह उनको एक कह सकते हैं ना, एक ऐसा मॉडिफिकेशन जिससे कि उनको और एवेन्यूज मिल गए अपने हंगर को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को। अब नेक्स्ट कौन सा इन्होंने बताया, एब्सेंस ऑफ विंग्स इन नॉन फ्लाइंग बर्ड्स। तो कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो उड़ती नहीं हैं, ऐसे विंगलेस बर्ड्स, या ऐसी बहुत कम उड़ेंगी, बहुत ही कम, जैसे ऑस्ट्रिच है, इसके अलावा कीवी है। ये सारे बर्ड्स क्या होते हैं, ये जमीन पे ही रहते हैं, उड़ने वाला काम बहुत कम या नहीं के बराबर है। कीवी है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच होता है। ये क्या होता है, अगर जमीन पे ही इनको सारा भोजन अच्छा मिलता रहा जैसे, तो वो इनके जो ऑर्गन्स थे वो क्या हो गए, डिसयूज हो गए, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उसकी वजह से वो कैरेक्टर्स क्या हुए, दूसरे अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो गए। तो वो क्या हो गए, विंगलेस हो गए, या विंग्स उनके काफी खत्म से हो गए। ठीक है, तो ये भी इन्होंने लेमार्क ने एक अपने नियम को समझाने के लिए इसके बारे में भी बताया। ठीक है, कि देयर वाज नो एनिमीज। अब जमीन पे बर्ड्स को क्या होता है, जमीन पे एनिमी मिलेगा तो उड़ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। जब इनको जमीन पे एनिमी ही नहीं मिल रहा, कोई शत्रु ही नहीं है, और इन्हें कोई उड़ने की जरूरत ही नहीं है, जमीन पे सब खाना मिल जा रहा है, तो ये सारी चीजों की वजह से लेमार्क ने बताया कि नॉन फ्लाइंग बर्ड्स में विंग्स एब्सेंट हो गई, खत्म हो गई। फिर इन्होंने एक एग्जांपल लिया स्नेक्स का, सांप, सर्प। उन्होंने कहा पहले ये कैसे थे, लिजर्ड के भाई टाइप के थे, लिजर्ड की तरह थे, लेकिन इनको क्या था कि अब ऐसी जगह से गुजरना है जैसे जो जमीन के बहुत ऐसे क्रिवाइसेस हैं, बहुत छोटी जगह हैं, गुफा टाइप के हैं, तो वहां उनको जो चेंजेस आया बॉडी में, वो क्या है, लिम्स की जरूरत नहीं है, वो अपने एब्डोमेन से ही काम चला सकते हैं। और एब्डोमेन पे चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह, कोई भी चलेगा जमीन पे तो आइडिया लग जाएगा उनको। तो वो उनको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, लिम्स की जो भी इनको मिले हुए थे, और उसकी वजह से स्नेक्स का डेवलप हुआ कि लॉस ऑफ लिम्स, डिसयूज हो गया, लिम्स क्या हुए, इस्तेमाल नहीं हुए, और स्नेक्स का उदय हुआ। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल लेमार्क ने दिए जिराफ के अलावा, वेब्ड, फीट, एब्सेंस ऑफ विंग्स, और ओरिजिन ऑफ स्नेक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये कौन सा है एनिमल, ये बर्ड, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच है, कीवी है,
कौन सा एनिमल वो है? ऑस्ट्रिच है पक्का? ओके चलो ठीक। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म कि क्या आलोचना हुई लेमार्क की थ्योरी की। लेमार्क की जो थ्योरी उन्होंने दी, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड और इनहेरिटेंस वाली, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। पहली पोस्टुलेट से ही सभी में प्रॉब्लम है, 4 पोस्टुलेट्स थे, 4 प्रिंसिपल्स थे, सब में प्रॉब्लम थी। तो एक एक करके देखते हैं क्या थे। पहले प्रिंसिपल में क्या प्रॉब्लम थी? वो कह रहा है कि साइज ए इतना बड़ा है, साइज थोड़े दिन में डेवलप करेगा तो और बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज इन साइज की बात की गई थी, है ना। अब ये थोड़ा डाइसी है, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है कि हर टाइम साइज बड़ा होगा, और वो इवोल्यूशन का पार्ट है, ऐसा नहीं है। क्यों? आपने देखा होगा कि एलिफेंट है, एलिफेंट क्या है? साइज बड़ा हो गया, अब वो क्या है? अब वो ऐसा नहीं है कि वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। लास्ट इन द सेंस कि अब वो क्या होगा? सीधा एक्सटिंक्ट ही होगा, विलुप्त ही होगा। क्योंकि जो भी बॉडी में इश्यूज थे, स्ट्रीमलाइंड बॉडी अब ज्यादा सुटेबल है आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गया साइज बढ़ते बढ़ते कि वो एक्सटिंक्ट हुई होगा। तो इवोल्यूशन कैसा हो गया? काफी ने लिमिट कर दिया। ये क्या कह रहा था पहले कि साइज बढ़ेगा, लेकिन यहां साइज बढ़ने से और इवोल्यूशन एक्सटेंशन के पे आने लग जाएगा। दूसरा क्या कहा कि ऐसा नहीं है। अब जैसे डायनासोर थे, डायनासोर की विलुप्ति के बाद क्या हुआ? जो दूसरे आए एनिमल्स वो छोटे साइज के थे, उन्हीं की फैमिली के हैं लेकिन छोटे साइज के हैं, है ना। रेप्टाइल्स हैं, रेप्टिलियंस हैं, वो क्या छोटे साइज के, लिजर्ड्स हैं कि छोटी साइज की हैं। तो ये एक यूनिवर्सल एक कहा नहीं जा सकता कि इवोल्यूशन में हर टाइम साइज बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, घट भी सकता है। आप अगर अपनी बॉडी को इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें निएंडरथल, निएंडरथल होमोसेपियन से पहले थे। अब इनका क्या था? क्रेनियल कैपेसिटी होमोसेपियन से भी ज्यादा थी, 1650 सीसी थी, लेकिन वो क्या हुए? विलुप्त हो गए। तो ये कहना कहा नहीं जा सकता और एक्सेप्टेड भी नहीं है कि हर टाइम ये साइज बढ़ेगा, साइज घट भी सकता है। दूसरे नियम की क्या प्रॉब्लम है? दूसरा नियम था, दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था इन्वायरमेंट का प्रेशर। और उसके बाद नए ऑर्गन का सृजन या डेवलपमेंट। न्यू ऑर्गन्स डेवलप अपॉन न्यू डिजायर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू इफ एवरी ह्यूमन बींग हु डिजायर्स टू फ्लाई इन द एयर। आपकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है मनुष्य की कि वो उड़े। क्या ऐसा हुआ है कि उसके सोचने मात्र से विंग्स आए? नहीं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आपकी इच्छा है, डिजायर है, उसके अकॉर्डिंग आपके नए ऑर्गन्स आ जाएंगे। कुछ भी इन्वायरमेंट हुआ, आज तक डेवलप नहीं हुए, ठीक है। तो ये सही नहीं है। डू डिजायर्स टू फ्लाई इन द एयर शुड डेवलप विंग्स, बट सच इज नॉट द केस, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं तीसरे नियम के बारे में, जो उसकी भी क्रिटिसिज्म बहुत हुई, यूज एंड डिसयूज। आप इंसान देखता है, आईज हैं, आईज से हर टाइम देखता है। दिन भर में 24 घंटे हैं तो 18 घंटे देख ही रहा होगा, है ना। जब सोएगा तभी नहीं देख पाएगा। तो क्या हुआ? देखने से क्या हुआ? साइज बड़ा हुआ? नहीं। तो इफ करेक्ट, देन साइज ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन शुड ऑल्सो इंक्रीज विद एज। एज बढ़ रही है
पहले आप 16 साल के थे, अब आप 60 साल के हो गए, क्या आईज का आकार बढ़ा? नहीं, वो सेम रहा, या कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गई कुछ बढ़ा तो नहीं, लेकिन और घाटा हो गया, पता चला कैटरेक्ट हो गया, जो पहले दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम था यूज एंड डिसयूज का, कि आप जिस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा डेवलप करेगी या उसका इनहेरिटेंस होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी ये क्या है नियम, इनकरेक्ट बताया गया। इसके अलावा और भी इन्होंने चीजें बताई। फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में क्या कहा? फोर्थ प्रिंसिपल पे तो बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुई थी। उसमें पहली रिसर्च की थी ऑगस्ट विस्मैन ने। इनकी एक थ्योरी थी जिसे थ्योरी को कहा जाता है जर्म प्लाज्म थ्योरी, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये किसने दी है? ऑगस्ट विस्मैन ने। ये जर्मनी के बायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, माइस लिया, इसकी पूंछ माइस जैसा लग रहा है, असली में माइस नहीं है, इसकी पूंछ को इन्होंने काटा, एक जनरेशन हुई, फिर दूसरी जनरेशन हुई, हर जनरेशन में ये उसकी टेल को काटते गए, और बाद में क्या मिला कि हर जनरेशन में टेल है। तो ऐसा नहीं हुआ कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो एक्वायर नहीं हो रहा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर क्या हो रहा है, वहीं का वहीं रुक जा रहा है, वो एक्वायर नहीं हो रहा। तो लेंथ ऑफ द टेल वाज फाउंड टू बी नॉर्मल, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो इन्होंने क्या कहा, डिस्कार्ड कर दिया इस थ्योरी को। थ्योरी क्या कर दिया, डिस्कार्ड। ऑगस्ट विस्मैन ने, इन्होंने अपनी थ्योरी दी जर्म प्लाज्म की, जिसमें कहा अगर चेंजेस कहां होंगे, जर्म प्लाज्म में होंगे, तब वो एक्वायर होंगे या इनहेरिट होंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस कब होगी, जब जर्म प्लाज्म में होंगे, सारे कैरेक्टर्स नहीं ट्रांसमिट होंगे, ये इन्होंने क्लियरली बताया। इसके बाद सेकंड एक क्रिटिसिज्म था कि चाइनीज महिलाएं, एक टाइम था प्राचीन टाइम में, उनको आयरन के जूते पहनाए जाते थे। आयरन के जूते पहनाने से कि उनके पैर छोटे रहें, लेकिन हर जनरेशन में क्या होता था, पैर नॉर्मली ही होते थे। ऐसा नहीं हुआ कि वो कैरेक्टर्स कि वहां उन्होंने इनहेरिट कर लिए, है ना, तो वो कैरेक्टर्स नहीं जा रहे थे। तो यंग वंस वर बॉर्न ओनली विद नॉर्मल फीट, उनके फीट नॉर्मल थे, ठीक है, उनमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पता चला कि ऐसा इनहेरिटेंस, सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, सभी कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे दूसरे जनरेशन में। क्यों? क्योंकि जब तक वो कैरेक्टर्स कहां नहीं है, जर्म प्लाज्म में नहीं है, जेनेटिक चेंज नहीं है, तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। देन लास्ट इज महिलाओं में, इंडियन वुमेन में क्या होता है, एक ईयर को वो किया जाता है, पर्स किया जाता है, और उसमें ईयररिंग्स पहनते हैं। लेकिन हर जनरेशन में जो नॉर्मल स्किन ही डेवलप होती है, ऐसा नहीं है कि कई जनरेशन से अगर हम लोग पियर्सिंग कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाए नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा नहीं होता। तो ये भी शो करता है कि ये जो प्रिंसिपल था ये गलत था, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट या एक्वायर नहीं हो पाते, ठीक है, क्लियर। इट इज ए प्रैक्टिस अमंग एंशिएंट इंडियन वुमेन टू पियर्स देयर ईयर्स टू वियर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिला पहले से ही उसके बाय बर्थ पियर्सिंग हो रखी हो। तो ये भी शो करता है कि ये प्रिंसिपल गलत था, ठीक है। तो ये था हमारा लेमार्किज्म, हमने पढ़ा, 4 प्रिंसिपल्स पढ़े, और इसके साथ साथ हमने इसका क्रिटिसिज्म भी देखा। कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर है, ठीक है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें प्री डार्विनियन हमने थ्योरीज देखी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें था लेमार्किज्म, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है कि लेमार्किज्म, इसमें हमें बताना है कि किसने दिया, पर्सन, और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि बुक का नाम क्या है,
और इसके बाद फीचर्स बताना है, और नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, और लास्ट क्रिटिसिज्म। आप इजली जो शॉर्ट नोट्स आता है उसमें आप लिख सकते हैं, 100 वर्ड्स इजली इसमें लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट आप सभी को? एनी डाउट्स यू कैन आस्क। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं हम लोग सेशन को यहीं पे। ठीक है, कुछ लोग, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।